हाय एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री का सेट नंबर 1 क्वेश्चन पेपर कोड। आप देख सकते हैं ये 2021-22 के अंदर जो पेपर्स हुए थे टर्म 2 एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर है। टर्म 2 एग्जामिनेशन 40 मार्क्स के हुए थे और हम इसकी टॉपर्स आंसर शीट डिस्कस करने वाले हैं। ये मेरे पास वो आंसर शीट है जो आपको सीबीएसई में प्रोवाइड की जाती है। सेम टू सेम इसी तरीके की आंसर शीट आपको प्रोवाइड की जाती है। ये आप देख सकते हैं, इसके पेजेस भी इस तरीके से आते हैं। सेम टू सेम वही जो है आपको आंसर शीट यहाँ मिल रही है देखने को। और इसके अंदर भी जैसे कि 2 लाइंस होती है साइड में और इसके ऊपर पेज नंबर डले हुए होते हैं। और स्टार्टिंग में जो है आपको यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं और यहाँ पर जो है आपके मार्क्स लिखे जाते हैं कि कितने मार्क्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए तो आपको दिखेगा कि 40 मार्क्स जो है इसमें अवॉर्ड किए गए हैं। तो ये एक 40 मार्क्स का पेपर था, 40 आउट ऑफ 40 इसमें अवॉर्ड किए गए हैं। ये आंसर शीट टॉपर्स आंसर शीट में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसमें 40 आउट ऑफ 40 मिले हैं और ये आंसर शीट मेरी ही है जो कि मैंने सीबीएसई के थ्रू ऑब्टेन की है। अगर आप जानना चाहते हैं कैसे, तो इसका मैंने प्रोसेस एक और वीडियो में अपलोड किया है मेरे ही चैनल पे, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं। क्वेश्चंस में जो है सेक्शन नंबर ए, सेक्शन नंबर बी, सेक्शन नंबर सी इस तरीके से आपको दिया हुआ होता है। मैं आपको इसमें बताने वाली हूँ कि आपको किस तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहिए और ताकि आपको एक फुल प्रूफ टिप मिल सके कि किस तरीके से आप आउट ऑफ मार्क्स ला सकें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस वीडियो में आपको जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन बताने वाली हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर हम आंसर शीट खोल लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, व्हाई वाज द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कंसिडर्ड एज अ मोमेंटस रेजोल्यूशन। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को मोमेंटस रेजोल्यूशन क्यों कंसिडर किया जाता है, एक्सप्लेन कीजिए। और इसी के अंदर जो है कोई चॉइस नहीं दी हुई है, तो अब मैं इसको देख के बताती हूँ आपको। जो मैंने जो है ये सेक्शन स्टार्ट किया है, ये सेक्शन मैंने कहाँ से स्टार्ट किया है, सेक्शन बी से स्टार्ट किया है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अभी मैं एक चीज़ बता देती हूँ कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन से आपको शुरू करना चाहिए या शॉर्ट आंसर से, जो कि स्टूडेंट को डाउट होता है। तो मैं आपको ये कहूँगी कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पेपर जो है वो थोड़ा लेंदी है और अगर आप उसको जो है टाइम पे फिनिश नहीं कर पाएंगे, तो मेरे हिसाब से आपको लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पहले अटैम्प्ट करना चाहिए, उसके बाद आप शॉर्ट आंसर क्वेश्चन अटैम्प्ट कीजिए। इसका रीज़न सिंपल सा यही होता है कि अगर आप शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पहले अटैम्प्ट करेंगे तो आप उसमें ऑब्वियसली ज़्यादा लिखते हैं। आप जो पेपर स्टार्ट करते हैं, आपका जो फर्स्ट आंसर होता है वो हमेशा आपके बाकी आंसर से कहीं बेटर होता है। तो आप जो फर्स्ट आंसर लिख रहे हैं उसमें आप ज़्यादा टाइम लगाएंगे और लॉन्ग आंसर के लिए आपके पास टाइम नहीं बचेगा। शॉर्ट आंसर में आप कितना भी लिख लेंगे मार्क्स उतने ही मिलने वाले हैं। 2-3 मार्क का क्वेश्चन रहेगा, उतने ही मार्क्स मिलेंगे। लॉन्ग आंसर में आप ज़्यादा लिखेंगे, ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। तो लॉन्ग आंसर से मैंने स्टार्ट किया है, ठीक है। तो अभी मैं आपको लॉन्ग आंसर से इसको बताती हूँ। ये देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन है जो कि पूछा गया है और उसका क्वेश्चन ये है कि डिस्क्राइब द कॉज एंड सिग्निफिकेंस ऑफ सॉल्ट सत्याग्रह लॉन्च बाय गांधी जी। और ये क्वेश्चन का जो है 6 मार्क का क्वेश्चन है। तो 3 क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं जो 6 मार्कर हैं। मैं आपको एक एवरेज बताती हूँ कि 6 मार्क्स के लिए आपको कितने वर्ड्स लिखना चाहिए, कितने लाइन्स लिखना चाहिए, कितने पेजेस लिखना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको ये बताया गया है कि 150 से 200 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिखना है, ठीक है। 150 से 200 वर्ड। तो अब आपको क्या करना है, 150 से 200 वर्ड आपके हैंड राइटिंग में कितने पेज होते हैं उतना आपको लिखना है। तो अभी समझ लीजिए मेरा पेपर है जो, इसमें मेरी जो हैंड राइटिंग है वो थोड़ी बड़ी है, आप देख सकते हैं। तो जब आप लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं, हर क्वेश्चन में, हर सेक्शन में मैं पहले सेक्शन बी, सेक्शन ए, सेक्शन सी इस तरीके से मेंशन करती हूँ ताकि एग्जामिनर को चेकिंग के लिए बहुत इजी हो जाए। तो इसमें मैंने मेंशन किया है। उसके बाद जो है आंसर नंबर 5, मतलब कुछ बच्चे यहाँ लिखते हैं, मैं यहाँ लिखती हूँ ताकि बहुत अच्छे से जो है एक्सप्रेस हो जाए। इसके बाद जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होते हैं उसमें मैं एक टिप देती हूँ कि हमेशा आपको जो है इंट्रोडक्शन लिखना चाहिए और एक कंक्लूजन लिखना चाहिए, क्योंकि एक 6 मार्क के क्वेश्चन के अंदर आपको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करना होता है चीज़ों को।
तो अब आप देख सकते हैं कि मैंने एक इंट्रोडक्शन लिखा है। इंट्रोडक्शन मैंने एटलीस्ट 1 पेज का लिखा है। आपकी हैंड राइटिंग अगर छोटी होगी तो आधे पेज में आ जाएगा। और इंट्रोडक्शन में जो है मैंने अंडरलाइनिंग भी की है, पूरे आंसर में मैंने अंडरलाइन की है जहाँ भी मुझे जो भी चीज़ इम्पोर्टेंट लगी उसे, ठीक है। अब यहाँ मैंने इंट्रोडक्शन दिया है। यहाँ पर जो है पूछा गया था जो क्वेश्चन वो स्टार्ट होता है कॉजेस ऑफ सॉल्ट सत्याग्रह, ठीक है। तो यहाँ पर वो दिए गए हैं। ये देखिए, आपको एक चीज़ समझ में आना चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट है ये पॉइंट कि जो कॉजेज़ ऑफ सत्याग्रह है, ठीक है। तो यहाँ पर कॉजेज़ पूछे गए हैं, सिग्निफिकेंस पूछी गई है। तो मैंने कॉजेज़ का टाइटल अलग बनाया है और कॉजेज़ में मैंने कम से कम 5 पॉइंट दिए हैं। ये आप देख सकते हैं ध्यान से, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। अच्छा, इसका आपको पीडीएफ अगर चाहिए, क्योंकि आप वीडियो में अच्छे से इसको नहीं देख पाओगे, तो इसका टॉपर्स आंसर शीट का कंप्लीट पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड किया है, जिसके लिंक आप मेरे जो चैनल डिस्क्रिप्शन है उससे एक्सेस कर सकते हो। चैनल डिस्क्रिप्शन जो है आप मेरे एक्सेस करिए, उसमें आपको टेलीग्राम की लिंक मिलेगी, आप वो चैनल ज्वाइन कर लीजिए और वो चैनल पर जाने के बाद आपको वहाँ पर जो है पीडीएफ मिल जाएंगे और मैं उस पर नोट्स भी प्रोवाइड करती हूँ, तो आप उस चैनल को ज्वाइन करके रख सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने 5 पॉइंट्स में आंसर लिखा है। 5 पॉइंट में आंसर लिखने के बाद मैंने उसे अंडरलाइन भी किया है। तो ये एक प्रो टिप है कि आप हमेशा अपने आंसर्स को पॉइंट में लिखिए और उसे अंडरलाइन ज़रूर करें। अब मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ। अब जैसे कि यहाँ मैंने कॉजेज़ लिखे हैं 5 पॉइंट, उसके बाद मैंने सिग्निफिकेंस लिखी है। आप देख सकते हैं कि जो चेकर ने चेक किया है उसने कहीं पर भी कोई भी मिस्टेक नहीं निकाली है। यहाँ पर देखिए सिग्निफिकेंस मैंने लिखा है, तो वर्ल्ड वाइड अटेंशन, शैटर्ड ब्रिटिश असम्पशंस, एक एक पॉइंट को जो है मैंने अंडरलाइन किया है। यहाँ पर थर्ड पॉइंट है गांधी अरविंद पैक्ट, फोर्थ पॉइंट है गांधी अ नेशनलिस्ट हीरो, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने हर पॉइंट को अंडरलाइन किया है। उसके बाद मैंने एक कॉन्क्लूजन दिया है, ठीक है। कॉन्क्लूजन देने के बाद मैंने जो है यहाँ पर अपना आंसर एंड कर दिया है। तो अगर मैं आपको बताऊँ कि कितने पेजेस का एक आंसर मैंने लिखा है 6 मार्क क्वेश्चन के लिए, तो अगर आप इसको 1 पेज काउंट करें, 2, 3, 4 एंड 5, तो 5 पेजेस का मैंने आंसर लिखा है फॉर अ 6 मार्कर क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स के ऐसे डाउट होते हैं कि अगर उनकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है तो क्या उन्हें आउट ऑफ मार्क्स मिल सकते हैं। आप अगर देखेंगे ध्यान से तो मेरी हैंड राइटिंग भी इतनी अच्छी नहीं है, नॉट दैट गुड, बट स्टिल आई एम गेटिंग आउट ऑफ मार्क्स बिकॉज ऑफ द पेपर प्रेजेंटेशन। आपका पेपर प्रेजेंटेशन एक्सीलेंट होना चाहिए। और इसी के रिगार्डिंग जो है मेरी एक बुक आने वाली है जिसका मैं डिस्क्रिप्शन जो है जल्दी ग्रुप डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी और साथ साथ जो है मैं इसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ऐड कर दूँगी। वो बुक का नाम है द टॉपर सीक्रेट और उसमें मेरी सारी टिप्स होगी कि किस तरीके से आपको आपकी जो है आंसर्स लिखने चाहिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो है आंसर नंबर 6, आंसर नंबर 6 जो है वो 6 मार्कर क्वेश्चन है। चेन ऑफ ग्रीवेंसेस ऑफ तालुकदार्स एंड पीजेंट्स लेड देम टू जॉइन द रिवोल्ट ऑफ 1857, ठीक है। या फिर और में क्वेश्चन है कि देयर वर नॉट ओनली रूमर्स बट साउंड बेसिस विच लेड द पीपल टू रिवोल्ट इन 1857, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। अब अगर आप फर्स्ट पार्ट अटैम्प्ट कर रहे हैं तो आपको ए लिखना है, सेकेंड अटैम्प्ट कर रहे हैं बी लिखना है, क्लियरली मेंशन करना है चीज़ों को। अक्सर ऐसा होता है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, बट नॉट इन बोर्ड्स एग्जामिनेशन, कि आप जो है अगर आप मेंशन नहीं करते हो कि आपने कौन सा पार्ट अटैम्प्ट किया है एक और वाले क्वेश्चन में, तो आप पूरे के पूरे 6 मार्क्स लूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये गलती मत करना। इसके बाद जो है मैंने इसमें इंट्रोडक्शन लिखा है, अगेन एक 4 to 5 लाइन का इंट्रोडक्शन, और उसके बाद मैंने जो है जो पॉइंट्स है उसको प्रॉपरली अंडरलाइन किया है। तो मैंने कौन सा अटैम्प्ट किया है, फर्स्ट पार्ट अटैम्प्ट किया है। उसमें फर्स्ट पॉइंट है डिस्प्लेसमेंट ऑफ नवाब वाजिद अली शाह, ठीक है। ये पॉइंट लिखा है, फिर उसको एक्सप्लेन किया है। सेकेंड पॉइंट जो है इमोशनल फैक्टर्स, वो भी मैंने लिखे हैं। उसके बाद इकोनॉमिकल फैक्टर्स वो भी लिखे हैं। देखिए हो सकता है कभी कभी आपको NCERT में हर चीज़ जो है वो स्पून फीड मैडम में नहीं मिलेगी, आपको पैराग्राफ्स मिलते हैं NCERT में से,
और उसमें से आपको जो है आंसर्स बनाने होते हैं और वो आंसर्स आप पॉइंट वाइज बनाते हैं तो आपको आपके टाइटल्स आप अकॉर्डिंगली ऐड कर सकते हैं, जैसे कि इमोशनल फैक्टर्स, इकोनॉमिकल फैक्टर्स, उसके बाद ताल्लुकदार डिस्पोजिस्ट, उसके बाद पीजेंट्स एंड रिवेन्यू डिमांड। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं कि जो आपको एग्जामिनर है, जो इवेल्युएटर है, वो समझ सके कि आपने चैप्टर पूरा पढ़ा है। इसके बाद मैं हमेशा कहती हूँ और मैंने जिस तरीके से मेरी बुक में एक्सप्लेन भी किया है कि आपको हमेशा जो है जितना ज़्यादा आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप फ्लो चार्ट का यूज़ कर सकते हैं, आप जो है बहुत सारी चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। टाइम कम होता है, हम ज़्यादा नहीं कर सकते, लेकिन जितना कर सकते हैं उतना मतलब जो है अच्छा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल फ्रॉम सेक्रेडनेस टू ऑप्रेस्ड, ठीक है, ये एक लाइन मैंने लिख दी है, ये कहीं ना कहीं एनसीईआरटी में थी। और उसके बाद इसके बाद मैंने इसके अंदर जो है 4 पॉइंट्स दिए हैं एक फ्लो चार्ट के मेथड में, ठीक है। फ्लो चार्ट बनाने का टाइम नहीं था, लेकिन मैंने इसे थोड़ा सा जो है ब्रेक डाउन करा है, आप ध्यान से देख सकते हैं। समरी सेटलमेंट ऑफ 1856, उसके बाद इनफ्लेक्सिबल मेथड्स ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन, एक्सऑर्बिटेंट हाई डिमांड्स ऑफ रेवेन्यू, लैक ऑफ सपोर्ट इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। तो इस तरीके से अगर आप बताएंगे तो क्लियरली चीज़ें जो है दिमाग में बैठेगी किसके, इवेल्युएटर की। कंक्लूजन आपको देना है। कंक्लूजन अगेन मैंने जो है अराउंड हाफ पेज का दिया है। अब हम देखते हैं कि ये कितने पेज का मैंने आंसर लिखा है। तो 1 2 3 4 एंड 5, अगेन मैंने 5 पेज का आंसर लिखा है। आंसर की शुरुआत हुई थी इंट्रोडक्शन से, एंडिंग हुई है कंक्लूजन पे। इस तरीके का आंसर लिखने का पॉइंट भी ये है कि जब आप मतलब जब तक सेटिस्फाइड ना हो, जब तक आपको आंसर लिखना है, आपको ऐसा लगना चाहिए कि आपने सारे पॉइंट्स इंक्लूड कर दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 7th क्वेश्चन है। ये अगेन जो है कितना 6 मार्क का क्वेश्चन है, इसमें भी फिर चॉइस दी हुई है। तो मैंने देखिए कौन सा अटैम्प्ट किया है, 7th का बी वाला पार्ट अटैम्प्ट किया है। तो क्रॉनिकल्स कमीशन बाय मुगल एम्परर्स आर द इम्पॉर्टेंट सोर्सेज फॉर स्टडिंग द एम्पायर एंड इट्स कोड, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद एग्जाम्पल्स। तो मुगल एम्परर ने जो क्रॉनिकल्स बनाई थी मतलब कमीशन की थी, वो लोग बनाते नहीं थे, वो लोग सिर्फ कमीशन करते थे, दूसरे लोग बनाते थे। आर द इम्पॉर्टेंट सोर्सेज फॉर स्टडिंग द एम्पायर एंड इट्स कोड, एक्सप्लेन करना है विद एग्जाम्पल्स। ठीक है, क्वेश्चन कभी भी ध्यान से पढ़ना चाहिए हमें, क्योंकि क्वेश्चन ही जो है वो हमारा बेसिस बनता है फॉर आंसर। अब यहाँ पर जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है तो मैंने उसी तरीके से आंसर किया है कि क्रॉनिकल्स क्या होती है, उसका इंट्रोडक्शन दिया है। ठीक है, और उसके बाद मैंने लिखा है कि क्रॉनिकल्स क्यों लिखी जाती है। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिखा है, उसका खुद आंसर दिया है। उसके बाद मैंने अलग अलग क्रॉनिकल्स को डिवाइड किया, जैसे कि हुमायूं नामा बाई गुलबदन बेगम, ठीक है, अकबर नामा रिटन बाय अब्दुल फजल, तो उनके बारे में मैंने डिस्क्रिप्शन दिया है कि उन्होंने क्या कहा था कि आपको 2 एग्जाम्पल देना है, उन्होंने लिखा था कि एग्जाम्पल देना है। अब यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इनको एक्सप्लेन किया है कि इनके अंदर क्या है। फिर बादशाह नामा है, जहांगीर नामा, ठीक है, और इस तरीके से मैंने दिया है। इसमें एग्जाम्पल्स दिए हैं और फिर आखिरी में कंक्लूजन लिखा है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो एग्जामिनर, जो इवेल्युएटर है, उन्होंने कहीं भी गलती नहीं निकाली है, राइट टिक करा है, क्योंकि वो लोग सिर्फ देखते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, वो थोड़ा ऊपर से देखते हैं कि उन्हें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स चाहिए वो उनको आंसर में मिलना चाहिए, एंड देन दे डोंट केयर, वो सिर्फ टिक करते हैं। तो इसमें मैंने कितने मार्क के, 6 मार्क के क्वेश्चन के लिए यहाँ 6 मार्क्स अवॉर्डेड है, आप देख सकते हैं। तो 6 मार्क्स अवॉर्डेड है। तो 1 2 कितने पेजेस मैंने लिखे हैं वो मैं काउंट कर लेती हूँ, 3 4 5। तो अगेन 5 पेज का आंसर फॉर 6 मार्क का क्वेश्चन। तो पेजेस में अगेन बोल रही हूँ, आप कितने भी लिख सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर आपकी पेज साइज़ कितनी है और आपके आंसर जो मतलब आपके आंसर की मतलब कितना ज़्यादा आपके वर्ड्स आ रहे हैं, किस वर्ड्स को आप यूज़ कर रहे हैं, वो डिपेंड करता है, और आपकी हैंड राइटिंग कितनी बड़ी है वो इम्पोर्टेंट है। सेक्शन नंबर सी यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ मैं। सेक्शन नंबर सी अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सेक्शन नंबर सी एक केस बेस्ड क्वेश्चन है। केस बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये 4 मार्क के जो मतलब 2 क्वेश्चन है इसमें, 4 × 2 = 8। ठीक है,
तो मतलब इसमें हमें जो है आंसर करने हैं क्वेश्चन 8.1, 8.2, 8.3। तो 3 क्वेश्चंस हैं और इसके अंदर हमको क्या करना है 1, 1, 2 ये एक मार्क के और 2 मार्क के 3 क्वेश्चंस है और उसके बाद ये 4 मार्क का एक और पैसेज है। तो ऐसे करके 2 पैसेजेस है जिसके 8 मार्क्स हैं। तो ये पूरा अटेम्प्ट करना है, इसमें कोई चॉइस नहीं है। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन दिए हुए मैं आपको एक बार डिस्कस कर लेती हूँ। 8.1 का क्या आंसर होना चाहिए, इम्पैक्ट ऑफ अकबर्स एक्सेसिबिलिटी ऑन माइंड्स ऑफ सब्जेक्ट। ये देखिए कितने मार्क का क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूँ 1 मार्क का क्वेश्चन है। 1 मार्क का क्वेश्चन है लेकिन मैंने इसको कितना बड़ा लिखा है वो आप देख सकते हैं। 1, 2, 3 पॉइंट्स में लिखा है यहाँ पर। और 8.2 का जो क्वेश्चन है ये भी 1 मार्क का है लेकिन अगेन मैंने जो है 1 पेज में लिखा है। ठीक है, यहाँ पर भी जो है एग्जामिनर ने डायरेक्टली टिक किया है, कुछ भी यहाँ पर उन्होंने गलत नहीं किया। 8.3 का जो क्वेश्चन है 8.3 में ये है कि हाउ डिड अकबर यूज टू फैसिलिटेट मीटिंग्स फॉर दोज हु वांटेड टू कॉल ऑन हिम। तो अकबर किस तरीके से मीटिंग करते थे उन लोगों के लिए जो उनको देखना चाहते थे। तो 8.3 का मैंने फिर उसमें एक्सप्लेन किया है। देखिए आप जितने अच्छे से NCERT पढ़ेंगे उतने अच्छे से आप आंसर लिख पाएंगे, मुझे ये लगता है। और आपकी क्रिएटिव राइटिंग स्किल होना चाहिए। मतलब ज़रूरी नहीं कि आपने हर चीज़ जो NCERT में पढ़ी हो वही आपको आए, कुछ और भी रिलेटेड आ सकता है, लेकिन जो आपने पढ़ा है उसको यूज़ करके वो लिखना जो आपने नहीं पढ़ा है उसे ही हम क्रिएटिव राइटिंग स्किल कहते हैं। अब पढ़ा दीजिए 9.1। 9.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है 1 मार्क का। एग्जामाइन द कंसर्न ऑफ एग्जामिन द कंसर्न ऑफ गोविंद बल्लभ पंत फॉर अ यूनिफाइड नेशन। तो ये 9.1 का क्वेश्चन है और 9.1 के क्वेश्चन में देखिए ये मैंने एक्सप्लेन किया है यहाँ पर एक पेज के अंदर। 9.2 का जो क्वेश्चन है ये है कि वाई वॉज लॉयल्टी कंसिडर्ड एज एन इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट ऑफ सोशल पैरामिड। लॉयल्टी एक इम्पॉर्टेंट पैरामिड एट्रीब्यूट क्यों कंसिडर किया जाता था। तो अभी मैं बताती हूँ, इसके अंदर मैंने एक क्वेश्चन आंसर लिखा है। अच्छा मैं आपको एक बात बता दूँ कि ये जो एक क्वेश्चन है ये समझ में आना चाहिए आपको कि ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको NCERT में नहीं मिलेगा इस तरीके से, लेकिन ये जो है फिर भी आपको थोड़ा सा मन से बना के लिखना पड़ेगा। इसके बाद 9.3 क्वेश्चन नंबर में मैं आती हूँ। 9.3 क्वेश्चन नंबर जो है वो 2 मार्क का है लेकिन मैंने अगेन एक ही पेज का आंसर लिखा है। द एस्पेक्ट्स कंसिडर्ड, इसमें पूछा गया है कि एनालाइज द एस्पेक्ट्स कंसिडर्ड सिग्निफिकेंट फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। तो ऐसे कौन से एस्पेक्ट्स हैं, तो मैंने यहाँ एस्पेक्ट्स लिखे हैं कि किस तरीके से जो है एक इंसान को, मतलब ऐसे कौन से एस्पेक्ट्स हैं जो कि डेमोक्रेसी को सक्सेस बनाने के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पर जो है आगे बढ़ते हैं। सेक्शन नंबर A पे आ गई हूँ मैं। सेक्शन नंबर D जो है वो मैप बेस्ड क्वेश्चन है। तो सेक्शन नंबर A जो मैं यहाँ पे ले गई हूँ, सेक्शन नंबर A जब मैं स्टार्ट करती हूँ यहाँ से, तो ये जो क्वेश्चन है 3 मार्क का क्वेश्चन है, 3 मार्क का क्वेश्चन है और 4 क्वेश्चन है। ठीक है, और फर्स्ट क्वेश्चन जो है मैंने आपको पहले बताया था कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन मोमेंटस रिजोल्यूशन क्यों समझा जाता है। तो ये 3 मार्क का क्वेश्चन है। अगर आप ध्यान से देखें, मैं आपको एक बार दिखाती हूँ। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सेक्शन नंबर A में आंसर नंबर 1 के अंदर उन्होंने मुझे पहले 4 मार्क्स अवॉर्ड किए हैं, उसके बाद उसको कट करके 3 मार्क्स अवॉर्ड किए हैं। मतलब वो एक्चुअली 3 मार्क्स का क्वेश्चन था लेकिन उन्होंने मुझे 4 मार्क्स दे दिए थे। अब ऐसा 2 कारण के कारण हो सकता है। एक तो उनको आंसर जो है अच्छा लगा होगा, बड़ा लगा होगा, उन्हें लग रहा होगा 4 मार्क का क्वेश्चन है इसलिए उन्होंने 4 मार्क्स दे दिए। तो ऐसा आगे भी हुआ है। तो मैं ये बता रही थी कि आपको आंसर जो है कंजूसी करके नहीं लिखना है, आपको हमेशा आंसर जो है वो आराम से बड़ा लिखना है। ठीक है, सेक्शन नंबर 1 जो है उसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन आंसर मैंने 2 पेज का लिखा है, बल्कि ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ 3 मार्क का है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं उन्होंने एक टेप पट्टी चिपका दी है, क्योंकि ये फ़ोटो कॉपी मिली है मुझे, तो ये टेप पट्टी उन्होंने चिपका दी है। 4 मार्क्स उन्होंने अवॉर्ड किया, उसको फिर उन्होंने 3 किया। अब आंसर नंबर 2 जो है वो आंसर नंबर 2 का मैं क्वेश्चन बता देती हूँ। द सिमिलैरिटीज इन द पैटर्न ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857 इन डिफरेंट प्लेसेस ले पार्टली इन इट्स प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो मतलब 1857 के अंदर जो मतलब प्लानिंग हुई थी इसके वजह से जो है उसके अंदर सिमिलैरिटीज़ दिखती है हमको जिस तरीके से रिवॉल्ट हुआ था। तो आंसर नंबर 2 का जो क्वेश्चन है इसको मैंने लिखा है कम से कम 2.5 पेज का आंसर लिखा है।
ठीक है। और 2.5 पेज का आंसर लिखा है। और उसके बाद आंसर नंबर 3 ये अगेन उन्होंने यहाँ पर जो है टेप पट्टी चिपकाई है, ध्यान से देखिए आप। और फिर अगेन उन्होंने 3 मार्क्स दिए हैं क्योंकि 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। आंसर नंबर 3 मेरा यहाँ से शुरू होता है और यहाँ तक जाता है, मतलब अगेन ये 2 मार्क, मतलब समझिए 2 पेज का मैंने आंसर लिखा है फॉर 3 मार्क क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने मुझे मार्क्स अवार्ड किए हैं और यहाँ पर भी उन्होंने 3 मार्क्स अवार्ड किए। आंसर नंबर 4 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आंसर नंबर 4 जो है उस 3 मार्क का क्वेश्चन है। 3 मार्क का क्वेश्चन होने के बावजूद मैंने उसका आंसर कितना लिखा है वो आप समझिए। 3 मार्क का क्वेश्चन है, आपको जो है हमेशा डाउट रहता होगा कि कितना आंसर लिखना चाहिए। तो 3 मार्क का क्वेश्चन है और मैंने जो है आंसर कितना बड़ा लिखा है वो आप ज़रा ध्यान से देखिए। मैंने जो है 1 2 3 3 पॉइंट्स में लिख दिया है 1 पेज का आंसर। ये सबसे शॉर्ट आंसर है जो मैंने लिखा था। तो इस पर उन्होंने मुझे कुछ इस तरीके के मार्क्स अवार्ड किए हैं। ये 2.5 भी हो सकते हैं, 3.5 भी हो सकते हैं। मैं कुछ कंफ्यूज हूँ क्या मार्क्स है ये, लेकिन जो भी मार्क्स हैं अगर हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने पहले 3.5 जो है मार्क्स दिए थे, फिर 2.5 कर दिए उसको, ठीक है। तो 2.5 करके भी उन्होंने जो है टोटल मार्क्स 39.5 करे हैं, लेकिन 39.5 राउंड ऑफ होकर 40 होता है, इसलिए जो मार्क्स मिले हैं वो है 40। तो मैं आपको बताना चाहती थी कि अगर आप 3 मार्क्स के लिए सिर्फ 3 पॉइंट्स भी लिखते हैं तो कभी कभी उनको लग सकता है कि कम लिखा है, इसलिए वो आपका आधा मार्क डिडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब मुझे आपको आगे का बताना है सेक्शन डी का। इसका जो क्वेश्चन पेपर है अगर आप चाहें तो मैं आपको इसका क्वेश्चन पेपर का PDF भी ग्रुप डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, आपको एक मैप मिलता है जो आपको अटैच करना होता है, आपको ये बात मालूम होगी अच्छे से, अगर आपने CBSE का पेपर पहले दिया होगा तो 10th क्लास में। तो आपको ये मैप जो है मिलता है, ये मैप जो है मैंने अटैच किया है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये मैप जो मुझे आया है इसके अंदर एक पॉलिटिकल मैप है इंडिया का, और जो मैप है ये हमें कहाँ पर मिलता है, ये हमें मिलता है इन दी क्वेश्चन पेपर, ठीक है। और ये हम कहाँ अटैच करते हैं, यहाँ पर अटैच करते हैं। तो यहाँ पर ये पूछा गया है ऑलरेडी, यहाँ पर जो है कुछ मार्क करा हुआ है, तो वहाँ पर ये पूछा जा रहा है ए के अंदर कि ऐसा कौन सी जगह है। यहाँ पर 3 चीज़ें पूछी जा रही है। द प्लेस वेयर म्यूटिनी स्टार्टेड इन 1857, ठीक है। तो ये प्लेस का हमको नाम बताना है, ठीक है। और इसके बाद हमें बताना है कि फिर बी का जो ऑप्शन है हमारा वो ये है कि द प्लेस वेयर गांधी जी ब्रोक द सॉल्ट लॉ। तो ये हमें मार्क करना है, ठीक है, मार्क करना है, लेबल करना है। अब देखिए लेबल करना है तो एक बात का ध्यान रखना पड़ता है कि लेबल करने के लिए हमेशा आपको देखिए यहाँ पर 10th का आपको मैंने बी जो है वो लेबल किया है। यहाँ से मैंने जो है एक छोटा सा पॉइंट बनाया है डांडी का और उसको इधर से रैप किया और उसको फिर यहाँ लिखा कि 10th का फर्स्ट का बी और डांडी। उसके बाद यहाँ पर जो है ऑलरेडी एक चीज़ मार्क करी हुई थी, हमें उसका सिर्फ नाम लिखना था। वो चीज़ क्या थी मैं आपको बता दूँ, वो ये था ऑन द सेम आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया अ प्लेस रिलेटेड टू कैपिटल सिटी ऑफ मुगल एम्पायर हैज़ बीन मार्क्ड एज ए, आइडेंटिफाई इट एंड राइट द नेम ऑन द लाइन ड्रॉन नियर इट। तो कैपिटल सिटी जो है वो मार्क की गई है, उसको आइडेंटिफाई करना है, उसका नाम लिखना है। तो यहाँ पर जो है ई सिटी मार्क की गई है तो मैंने इसे आगरा लिखा है, ठीक है, आगरा। और उसके बाद यहाँ पर ये जो है हमें दूसरा क्वेश्चन मिलता है कि 10 का फर्स्ट का ए जो है वो क्या क्वेश्चन था, दोनों में से एक ही अटैम्प्ट करना था, राइट। लेकिन मैंने दोनों अटैम्प्ट किए, 10 का फर्स्ट का बी, 10 का फर्स्ट का ए, और उसके बाद मैंने 10 का जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी मैंने अटैम्प्ट किया है। तो इस तरीके से मैंने 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, 2 ही करने थे, ठीक है। तो 2 मार्कर मैप होता है मैप में। अच्छा, और एक चीज़ है जो आपको मैं और बताना चाहती थी, देखिए, अच्छा सुनिए, यहाँ पर जो है आंसर नंबर 4 का जो है मैंने सिर्फ 3 पॉइंट में आंसर नहीं लिखा है, ये भी लिखा है थोड़ा बहुत, आधा पेज का आंसर, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने 2.5 मार्क्स अवॉर्ड किए हैं। अब देखिए सेक्शन नंबर डी के अंदर जब आप मैप अटैम्प्ट करते हैं तो स्टूडेंट्स अक्सर मैप को वहीं अटैम्प्ट करके छोड़ देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कभी कभी आप मेंशन कर दो तो और अच्छा रहता है। सेक्शन नंबर डी 10 का फर्स्ट का ए का मिरर, 10 का बी का डांडी
और 10 का सेकंड का आगरा और मैप अटैच, इस तरीके से आप लिख दो तो बेटर रहता है। यहाँ पर जो उन्होंने क्रॉस किया है ये मार्क्स जो है ऑलरेडी अवॉर्ड हो चुके हैं इसलिए। और ये जो है मेरा रफ वर्क है। रफ वर्क जो है आप बोलेंगे किस तरीके से किया है। रफ वर्क जो है वो मैथमेटिक्स में किया जाता है, लेकिन रफ वर्क इसमें भी किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है, अगर आपको कुछ पॉइंट्स आप सोच रहे हो इस तरीके से आंसर को फ्रेम करना है, पहले वो पॉइंट्स यहाँ पर छोटे छोटे पॉइंट्स लिख दीजिए और फिर उसको फ्रेम कीजिए, आपका आंसर का जो ब्यूटी है वो बढ़ जाएगा। ये रफ वर्क मैंने यहाँ बनाया था। अगर आपसे कभी कोई क्वेश्चन छूट जाता है, मुझसे क्वेश्चन छूट गया था, मैं नेक्स्ट वीडियो में वो डिस्कस करने वाली हूँ किस तरीके से। और उसके बाद मुझे एक लर्निंग मिली जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लर्निंग है, जो मैं हर पेपर में यूज़ करने वाली हूँ मेरी लाइफ के। तो वो क्वेश्चन आपको मैं नेक्स्ट पेपर में डिस्कस करूँगी, जो कि मेरा इकोनॉमिक्स का पेपर है। और वो पेपर के साथ डिस्कस करते करते मैं आपको ये बताऊँगी कि किस तरीके से आपको जो है आपका रफ स्पेस यूज़ करना है, एक थियोरेटिकल पेपर में आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरा 36 पेजेस का जो है पेपर था। आई होप यू लाइक्ड इट एंड डू कमेंट मी इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग एनीथिंग। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।